आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की। 15 साल से भी ज्यादा हो गए इस कानून को और इसका वादा बहुत बड़ा था। 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। कागज पर तो ये एक क्रांति जैसा लगता था और सच कहूं तो कागज पर कामयाबी दिखी भी। स्कूलों में बच्चों का दाखिला मतलब एनरोलमेंट रेट बढ़कर लगभग 98% तक पहुंच गया। लेकिन अगर जमीन पर देखें तो एक बहुत परेशान करने वाली तस्वीर उभरती है। आज हम उन स्रोतों को खंगालेंगे जो बताते हैं कि कैसे ये कानून अच्छे इरादों के बावजूद शायद भारत की गरीब आबादी को अच्छी शिक्षा से और दूर कर रहा है। और आज की बातचीत का जो सार है वो साक्षरता और शिक्षा के बीच के फर्क में छिपा है। क्या हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ अपना नाम लिख सकती है और अक्षर पहचान सकती है, या हम उन्हें सच में शिक्षित कर रहे हैं, मतलब उन्हें सोचने, सवाल करने और दुनिया का मुकाबला करने की ताकत दे रहे हैं? ये फर्क बहुत मामूली लगता है, पर इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे एक कानून ने अनजाने में पढ़े लिखे और सिर्फ साक्षर लोगों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया, और इसका उन बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है जो अपने परिवार में पढ़ने वाले पहली पीढ़ी के हैं। तो शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी साक्षरता दर 80% के पार है, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर एसर जैसी रिपोर्ट आती हैं और बताती हैं कि गांव में 5वीं क्लास के आधे से ज्यादा बच्चे दूसरी क्लास की किताब तक नहीं पढ़ पाते। ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? यहीं आकर आरटीई की सबसे बड़ी मूलभूत कमी सामने आती है। ये कानून इनपुट पर जोर देता है, आउटकम पर नहीं। इनपुट बनाम आउटकम, इसका क्या मतलब हुआ? स्कूल में कितने बच्चे आए, स्कूल की बिल्डिंग है या नहीं, कितने टीचर हैं, इन बातों पर पूरा ध्यान है। लेकिन बच्चे क्लास में बैठकर सीख क्या रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। साक्षरता तो समझिए शिक्षा के रास्ते का पहला पत्थर है, मंजिल नहीं। अच्छा। असली शिक्षा तो तब शुरू होती है जब बच्चा सवाल करना, तर्क करना और नई चीजें खोजना सीखता है। और ये जो आपने रिसर्च और नई चीजें खोजने की बात की, अगर इसकी नींव ही कमजोर रह जाए तो इसका देश के तौर पर हम पर क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा और लंबा होता है। आज दुनिया में वही देश आगे हैं जो इनोवेशन और रिसर्च में आगे हैं। आप क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग उठाकर देख लीजिए। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हमारे गिने चुने संस्थान ही जगह बना पाते हैं। रिसर्च पेपर छापने के मामले में हम चीन से मीलों पीछे हैं। ये सब उसी कमजोर नींव का नतीजा है। जब तक हम स्कूलों में सिर्फ रटना सिखाएंगे, हम एक साक्षर भारत तो बना लेंगे, लेकिन शिक्षित भारत का सपना अधूरा ही रहेगा। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब जरा उन खास तरीकों पर आते हैं जिनसे ये कानून गरीबों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। नो डिटेंशन पॉलिसी से शुरू करते हैं, यानी 8वीं क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इरादा तो अच्छा था। सोचा गया था कि इससे बच्चे स्कूल में टिके रहेंगे, ड्रॉप आउट नहीं होंगे। लेकिन हुआ उल्टा। बिल्कुल उल्टा। जब बच्चों और शिक्षकों दोनों को पता है कि नतीजा कुछ भी हो, बच्चा अगली क्लास में चला ही जाएगा, तो एक तरह से जवाबदेही और मेहनत करने की भावना ही खत्म हो जाती है। और सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब बच्चों का होता है जिन्हें घर पर पढ़ाने लिखाने वाला कोई नहीं है। वो साल दर साल क्लास तो पास करते जाते हैं, लेकिन उनका ज्ञान वहीं का वहीं रह जाता है। मतलब एक बच्चा 8वीं तक पहुंच गया है लेकिन सीखा कुछ नहीं। ऐसे में उसके माता पिता क्या सोचेंगे? यही कि सरकारी स्कूल से निकालकर किसी सस्ते प्राइवेट स्कूल में डाल दें। बिल्कुल। जहां शायद थोड़ी बेहतर पढ़ाई हो। लेकिन सुनने में आया है कि आरटीई के बाद ये विकल्प भी खत्म होता जा रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही इस कहानी का सबसे दुखद और विडंबना से भरा मोड़ आता है। आरटीई ने स्कूलों के लिए कुछ सख्त नियम बनाए, जैसे स्कूल का अपना खेल का मैदान होना चाहिए, बिल्डिंग का साइज इतना होना चाहिए। एक मिनट, लेकिन क्या ये नियम जरूरी नहीं थे? हो सकता है वो स्कूल असुरक्षित हो या वहां पढ़ाने का स्तर बहुत ही खराब हो। सवाल बहुत वाजिब है। सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दिक्कत 2 जगह आई। पहली, ये नियम इतने सख्त और खर्चीले थे कि कम फीस पर चलने वाले हजारों छोटे प्राइवेट स्कूल इन्हें पूरा ही नहीं कर पाए। अच्छा। और दूसरी, इन नियमों को लागू करने में कोई रियायत नहीं दी गई। नतीजा, देश भर में लाखों की संख्या में ये बजट प्राइवेट स्कूल बंद हो गए। आंकड़े देखिए, पंजाब में 933, हरियाणा में 1292,
कर्नाटक में तो 13,546 स्कूलों को बंद करने का नोटिस दे दिया गया। 13,000। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जो कानून शिक्षा का अधिकार देने आया था, वो असल में उन स्कूलों को बंद कर रहा था जो गरीबों के लिए शायद आखिरी उम्मीद थे। हाँ, और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि कई सरकारी स्कूल खुद इन मानकों पर खरे नहीं उतरते। ये तो इस पूरे सिस्टम का खोखलापन है। कई सरकारी स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं है, लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है, फिर भी वो चल रहे हैं। उन पर ये नियम सख्ती से लागू नहीं होते। और शिक्षकों की भी कमी है। बिल्कुल। और तो और जो शिक्षक हैं भी, उन्हें पढ़ाने के अलावा बाकी हर काम में लगा दिया जाता है। चुनाव ड्यूटी, जनगणना, पशुगणना। तो सोचिए आप, एक तरफ उन छोटे स्कूलों को बंद कर रहे हैं जो एक जरूरत पूरी कर रहे थे, और दूसरी तरफ अपने ही स्कूलों की हालत सुधारने में नाकाम है। तो मतलब साफ है, सरकारी स्कूल कमजोर है और सस्ते प्राइवेट स्कूल बंद हो गए। अब एक आम परिवार के पास क्या रास्ता बचा? इसका सीधा आर्थिक असर उन पर क्या पड़ा? इसका असर बहुत भयानक हुआ। इसने अनजाने में शिक्षा के बाजार को और महंगा कर दिया। जब सस्ते विकल्प खत्म हो गए तो माँ बाप को मजबूरन महंगे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाना पड़ा। NSSO की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि शहरों में प्राइवेट स्कूलों की फीस में 169% तक की बढ़ोतरी हुई है। 169%? हाँ, और जो 25% EWS कोटा होता है, उसका खर्चा भी स्कूल बाकी 75% बच्चों की फीस बढ़ाकर निकालते हैं। तो हुआ ये कि अच्छी स्कूली शिक्षा और उसके बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसी उच्च शिक्षा, ये सब अब लगभग अमीरों के लिए ही रह गया है। तो चलिए उस बच्चे की कहानी पर वापस चलते हैं। मान लीजिए वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए 8वीं पास कर लेता है। अब उसकी उम्र 14 साल है। कानून का सहारा खत्म। अब आगे क्या? अगर वो IIT या AIMS जैसे किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में जाना चाहे तो? अब उसके सामने एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। IIT, AIMS, IIMS, इन जगहों पर मुकाबला इतना ज्यादा है कि बिना लाखों रुपए की कोचिंग के दाखिला मिलना बहुत मुश्किल है। सोचिए, एक बच्चा जिसकी गणित और विज्ञान की नींव ही RT सिस्टम में कमजोर रह गई, वो इस दौड़ में कहाँ टिकेगा? नीट की परीक्षा में लाखों बच्चे पास होते हैं, लेकिन सरकारी मेडिकल सीटें सिर्फ कुछ हजार हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा लोन यानी एजुकेशन लोन की बात आती है। क्या वो इस खाई को पाटने में मदद नहीं करता? सरकार तो कहती है कि लोन लेकर कोई भी पढ़ सकता है। ये एक और कड़वा सच है। कागज पर योजना अच्छी है, लेकिन असलियत में बैंकों को लोन देने के लिए गारंटी या कोई संपत्ति गिरवी रखने के लिए चाहिए होती है। एक दिहाड़ी मजदूर या छोटे किसान के पास बैंक में गारंटी के तौर पर रखने के लिए क्या होता है? कुछ भी नहीं। और मान लीजिए किसी तरह जुगाड़ करके किसी परिवार ने लोन ले भी लिया, तो एक और बड़ी समस्या इंतजार कर रही होती है। वो क्या? नौकरी का न मिलना। हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को डिग्री तो दे देती है, पर उन्हें नौकरी के लायक हुनर नहीं सिखाती। तो बच्चा लोन लेकर पढ़ तो लेता है, पर उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती जिससे वो लोन चुका सके। हाँ, और नतीजा, वो लोन NPA बन जाता है, यानी ऐसा कर्ज जो चुकाया नहीं जा रहा। सीधा सीधा कहें तो बैंक के लिए डूबा हुआ पैसा। 2022 में यह आंकड़ा 9% तक पहुंच गया था। इसका मतलब है हजारों परिवार जो जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब वो एक ऐसे जाल में फंस गए हैं। ये सुनकर तो लगता है कि ये पूरा सिस्टम ही हर कदम पर बच्चे को फेल करने के लिए बना है। कानून की बनावट में भी कुछ बड़ी खामियां लगती हैं, जैसे ये सिर्फ 6 से 14 साल की उम्र तक ही क्यों है? ये इस कानून की शायद सबसे बड़ी भूल है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक घर बना रहे हैं जिसकी ना तो नींव रखी गई है और ना ही छत डाली गई है। बच्चे के दिमाग के विकास के लिए सबसे जरूरी साल होते हैं 0 से 6 साल की उम्र के। उसे प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा कहते हैं। RT उसे पूरी तरह से छोड़ देता है, और फिर 14 साल की उम्र के बाद जब बच्चा असल में अपने करियर की दिशा तय करता है, उस माध्यमिक शिक्षा को भी भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और इसका नतीजा क्या होता है? ड्रॉप आउट। हाँ, नतीजा यह है कि 8वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ने वालों की दर 20-30% तक है। बच्चे या तो बाल मजदूरी में चले जाते हैं या उनके परिवार आगे की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते। और आज की डिजिटल युग में क्या टेक्नोलॉजी इस कमी को पूरा नहीं कर सकती? सरकार ने दीक्षा और स्वयं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बनाए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सहायक सामग्री हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर या ट्यूशन का विकल्प नहीं बन सकते। और उन करोड़ों गरीब बच्चों का क्या, जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही सस्ता इंटरनेट। सही बात है। हाल ही में एक बहुत दिलचस्प बयान आया था जब प्रधानमंत्री ने युवाओं को सस्ते डेटा का इस्तेमाल करके रील्स बनाने और उससे कमाई करने की सलाह दी।
लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ने ऐसी कोई मजबूत एजुकेशनल वीडियो सीरीज क्यों नहीं बनाई जो देश के हर बच्चे के लिए ट्यूशन की जरूरत को ही खत्म कर दे। तो आलोचक इसे क्या मानते हैं? आलोचक कहते हैं कि ये बेरोजगारी जैसे असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कुछ आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद इस सिस्टम को जानबूझकर ऐसा ही रखा गया है। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? ये एक बहुत गंभीर और विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन इस पर बात करना जरूरी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आरटीई की ये विफलताएं कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। सोची समझी रणनीति? हाँ, तर्क यह है कि अगर देश की एक बड़ी आबादी सिर्फ साक्षर होगी, शिक्षित नहीं, तो उसे नियंत्रित करना आसान होता है। एक ऐसी आबादी जो पढ़ लिख तो सकती है लेकिन चीजों का विश्लेषण नहीं कर सकती, उसे व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भेजे गए राजनीतिक प्रचार और फेक न्यूज से बहकाना बहुत आसान होता है। एलएसई जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट भी दिखाती हैं कि भारत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए कितने बड़े पैमाने पर होता है। अब ये साबित करना मुश्किल है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन ये सवाल तो जरूर उठता है कि इस टूटे हुए सिस्टम से आखिर फायदा किसे हो रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? आरटीई ने शिक्षा को एक कानूनी हक तो बना दिया, लेकिन शिक्षित होने के अवसर की गारंटी देने में ये पूरी तरह से नाकाम रहा और इसने अनजाने में अमीरों और गरीबों के बीच की शैक्षिक खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया है। बिल्कुल, अगर हमें इसे सुधारना है तो हमें अपना ध्यान दाखिले के आंकड़ों से हटाकर सीखने के नतीजों पर लगाना होगा। नो डिटेंशन जैसी नीतियों की समीक्षा करनी होगी ताकि सिस्टम में जवाबदेही वापस आए। शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा बाकी सभी कामों से आजाद करना होगा। और आयु वर्ग का भी मुद्दा था। और सबसे जरूरी 0 से 6 साल की प्रारंभिक शिक्षा और 14 साल के बाद की माध्यमिक शिक्षा को भी कानून के दायरे में लाना होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में इनमें से कई अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन असली चुनौती उन्हें जमीन पर उतारने की है। और हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। कानून ने हमें स्कूल जाने का अधिकार तो दे दिया, पर शिक्षित होने का अवसर कौन देगा? और अगर शिक्षा हमें सवाल पूछना सिखाती है, तो शायद सबसे जरूरी सवाल आज यही है कि इस व्यवस्था की खामियों से असल में किसका भला हो रहा है।